दिल्ली के जंतर मंतर पे एक धरना किया जिसमें देश के 28 संगठन स्वतंत्रता सेनानियों पे काम करने वाले, उनके प्रतिनिधि कम मात्रा में, चूँकि कोरोना का गाइडलाइन था, बहुत सी चीज़ें थीं, चर्चा उस समय सुनने में आई थी कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की माँ के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। उसी तरह और भी कई शहीदों के परिवारों की स्टोरियाँ आती थीं जिससे देश शर्मसार होता था। तो एक सिलसिला शुरू हुआ स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का। फिर भी हमें अब हमारा जो तिरंगा है वो सिर्फ 3 रंग नहीं है, वो सिर्फ हरियाली, त्याग और सादगी का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि केसरिया जो है सनातन धर्म का प्रतीक है। सनातन धर्म के जितने भी विंग हैं, बौद्ध, जैन, सिख, जितने भी निकले हैं धर्मावलंबी, क्रांतिकारियों को हक दिलाने वाले हम लोग कौन होते हैं? हम लोग की यह औकात नहीं कि हम क्रांतिकारियों को हक दिला सकें, समझ गई? क्रांति जो है ये आज़ादी की लड़ाई और क्रांति कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है, इसका स्वरूप बदलता है। एक आज़ादी के बाद जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनके लिए सैनिकों का एक मेमोरियल बनाया जिसमें उनके नाम पते लिखे हुए हैं। ये एक अच्छा काम था, बहुत ही अच्छा काम था जो आज तक नहीं हुआ था। ठीक उसी तरह एक दूसरा काम इन्होंने पुलिस मेमोरियल बनाया कि आज़ादी के बाद जो आंतरिक देश की सुरक्षा में जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनको भी देश सैल्यूट करे, इसके लिए उन्होंने बनाया। तो इनसे एक उम्मीद जरा बंधी है हम लोगों की कि भाई आपने आज़ादी के बाद वाले लोगों का तो मेमोरियल बना दिया, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाई हैं उनका मेमोरियल आप क्यों नहीं बनवा रहे? किस चीज़ का अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं? ठीक उसी तरह जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को वंदे मातरम, जय हिंद करके और 5 घंटे के लिए देशभक्ति का जोश आ जाता है, और फिर जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं होता कि सुभाष जी कौन है, भगत सिंह कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, अशफाकुल्ला खां कौन है, कोई मतलब नहीं रहता। तो इस तरह का महोत्सव न मनाया जाए। यह गरीब देश है, विकासशील देश है, इस देश की पूंजी का, चूँकि यह पैसा किसी सरकार का नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका द प्राइम न्यूज़ में। मैं शालिनी झा। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाली हूं जो कि क्रांतिकारियों के हक में लड़ते हैं। तो आइए हमारे बीच जो हैं नित्यानंद शर्मा जी, तो उनके बारे में हम जानते हैं और उन्होंने जो क्रांतिकारियों के बीच जो पीछे ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सर, पहले तो आप अपने करियर के बारे में बताइए और किस तरीके से आप अपने करियर में इंस्पिरेट हुए उसके बारे में। नमस्कार, सबको जय हिंद। मेरा नाम नित्यानंद शर्मा हुआ। मेरे पिताजी श्री कृष्णदेव शर्मा स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन से ही घर में स्वतंत्रता सेनानियों का आना जाना, सामाजिक कार्य करने वाले लोगों का आना जाना, तो बचपन से ही इसका प्रभाव पड़ा। हमने महसूस किया कि आज आज़ादी को 73 साल हो रहे हैं। 7-8 साल पहले हमने यह संगठन बनाया, ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर फैमिली वेलफेयर काउंसिल करके, जिसका मैं फाउंडर अध्यक्ष हूँ। 1,73,000 स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार ने मान्यता दी, जिनका रिकॉर्ड गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है, और उनको 15 अगस्त 1972 से 200 रुपये पेंशन दे के, कि चूँकि आज़ादी के 25 साल गुजर चुके थे और इन लोगों ने कुछ लिया नहीं सिवाय देश को दिया, तो उनकी परिस्थिति देखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 200 रुपये से पेंशन की स्कीम शुरू की थी, पॉलिटिकल सफ़रर करके, कि जो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग, जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, स्वाभाविक है जब यह स्कीम शुरू की गई तो वो सबकी उम्र कम से कम 50-60 से ऊपर होगी 72 में।
तो उन्होंने सोचा कि कुछ छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसके लिए ये अपने बाल बच्चों या अपने रिश्तेदार या भाइयों पे डिपेंड ना हो। बहुत सी चर्चा परिचर्चा उस समय सुनने में आई थी कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की माँ के आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। उसी तरह और भी कई शहीदों के परिवारों की स्टोरियाँ आती थीं जिससे देश शर्मसार होता था। तो एक सिलसिला शुरू हुआ स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का। फिर भी 1,73,000 स्वतंत्रता सेनानी गृह मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े में हैं। इस देश को आज़ादी दिलाने में लगभग 12 लाख लोग शहीद हुए थे। ये अनगिनत है, अनगिनत, जिसका कोई रिकॉर्ड, जिसका कोई हिसाब किताब किसी भी सरकार के पास नहीं है। यह दुर्भाग्य इस देश का। और जब आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे अमृत महोत्सव करके एक कार्यक्रम बनाया है उन्होंने, जिसके वो चेयरमैन हैं, उसमें करीब 250 हमें लगता है कि जो भी संस्कृति मंत्रालय को समझ में आया उसमें पॉलिटिकल लोगों को, खिलाड़ियों को, पता नहीं किनको किनको, मुझे नहीं मालूम, करीब 350 लोगों को उसमें सदस्य बनाया गया। जो अमृत महोत्सव 2 साल तक चलेगा उसकी ये योजनाएं बना रहे हैं। हर जगह आप देखते भी होंगे कि भाई उन अनगिनत शहीदों के बारे में भी खोज हो, रिसर्च हो, कौन हैं वो लोग। बड़ा आश्चर्य है कि इस देश को आज़ादी दिलाने में हिंदुस्तान का कोई ज़िला और जनपद ऐसा नहीं है जहां आपको 2, 4, 5, 10 शहीद, गुमनाम शहीद न हो, जिसका आज तक सरकारी आंकड़ा कोई नहीं है, न किसी सरकार ने लिया। अब इसी तरह की कई संस्थाएं हैं जो पिछले कई सालों से इसमें कार्यरत हैं, जैसे हमारे मित्र शुक्ला जी की, रविचंद्र गुप्ता जी की ये समिति जो है, शहीद स्मृति चेतना समिति, ये इसी तरह कई सालों से बाल शहीदों की खोज इन्होंने की कि जो 19 साल 20 साल से नीचे की उम्र के बच्चे थे हिंदुस्तान में, वो कितने शहीद हुए। उसी तरह महिलाएं कितनी शहीद हुईं, बुजुर्ग कितने शहीद हुए, इसका कोई आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। हम चाहेंगे, और इसीलिए हम लोगों ने अभी 4 तारीख को, इसी 4 को, 8 दिन पहले, 7 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पे एक धरना किया, जिसमें देश के 28 संगठन स्वतंत्रता सेनानियों पे काम करने वाले, उनके प्रतिनिधि कम मात्रा में, चूँकि कोरोना का गाइडलाइन था, बहुत सी चीज़ें थीं, कि हम स्वतंत्रता सेनानी और शहीद परिवार अपनी आवाज़ भारत सरकार तक पहुंचाना चाहते थे कि आपने जो अमृत महोत्सव कमेटी बनाई है वो सिर्फ एक दिखावा मात्र न रहे, राजनीतिक नेताओं को उसमें डाल के, ठीक है, अच्छा किया आपने, उसमें हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, लोकतंत्र है, सबका साथ सबका विकास है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि 250 लगभग उसके सदस्य हैं, जिसमें पूरी कमेटी में मात्र 2 समाजसेवी या स्वतंत्रता सेनानी करके रखे गए हैं। ये हास्यास्पद था और सारे देश में इसका विरोध हुआ कि भाई ये क्या बताएंगे आपको, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर क्या बताएंगे कि शहीदों की क्या दशा है और फ्रीडम फाइटरों की वास्तविक स्थिति क्या है। हम लोगों ने 3-4 मुद्दे रखे थे देश के सामने, सरकार से कहा था, और कि आज तक आपने देखा होगा कि अलग अलग मेमोरियल और मूर्तियों में करोड़ों हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। हम आलोचना नहीं कर रहे, वो हमारे आराध्य थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन पीक एंड चूज और राजनीति के तहत किसी एक मेमोरियल को बनाने में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देना और बाकी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को भुला देना, यह एक साजिश है
जिसकी भर्त्सना हम लोग करते हैं। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ, कि आज़ादी के 73 साल गुजर गए, आपने पूरे देश की राजधानी में एक भी ऐसा मेमोरियल बड़ा नहीं बनाया जिसमें पूरे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र हो, उनकी तस्वीरें हों, उनके बारे में छोटी छोटी जानकारी हो, थोड़ी ही जानकारी हो, ताकि आने वाली जेनरेशन हिंदुस्तान की या दुनिया के कहीं से भी कोई भारत में आता तो वो जाके देखता। अब राजघाट पे हम जाते हैं तो एक बापू की समाधि को नमस्कार करते हैं, या कहीं अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत विश्व का सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई पटेल जी की गुजरात में, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया, क्या उसमें भी पीक एंड चूज थी? क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आरक्षण से ग्रसित थे? क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले राजा, अमीर और गरीब से ग्रस्त थे? नहीं, वो कांग्रेस, भाजपा, राजद से ग्रस्त नहीं थे। उनका एक ही मकसद था, इस देश को आज़ाद कराना, और एक सबसे निचली पंक्ति का आदमी भी इस देश का हो, उसको भी उतनी ही आज़ादी की हवा मिले जितनी कि एक राजा को मिलती है। तो हम समझते हैं कि उनकी आत्माओं को दुख पहुंचता होगा कि जब वे देखते होंगे कि हमारे साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। तो हम लोगों ने एक मांग किया कि अमृत महोत्सव से पहले हो सके तो भारत सरकार नई संसद बना रही है, हो सके तो आपका खर्च भी देश का नहीं लगेगा, आप पुरानी संसद को ही स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल घोषित कर दें। चूँकि वैसे भी इसका इतिहास आज़ादी की लड़ाई से है, यह ब्रिटिश काल का पार्लियामेंट है। यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने वो बहरी ब्रिटिश सरकार को दिखावे का बम छोड़ के पूरे दुनिया को गुंजायमान किया था। तो ये संसद, और इसमें पंडित नेहरू से लेके बाबू जगजीवन राम से लेके मोरारजी देसाई से लेके, शुरू में चौधरी चरण सिंह से लेके, देवीलाल से लेके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके, सारे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान उस संसद में अपनी आवाज़ से, अपनी वाणी से गूंज रहा है। तो अगर उस पुरानी संसद को ही अगर नई बनाते हैं तो आप देश का पैसा भी खर्च नहीं होगा, और उसमें आप पूरे भारत के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का सूक्ष्म इतिहास वहाँ रहे, कि जब तक हिंदुस्तान रहे तब तक आने वाली जनरेशन आके देखे कि हमारे देश में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस देश को आज़ाद कराया। एक ये चाहते हैं। दूसरा, जितने भी पाठ्यक्रम हैं आज तक स्थानीय भाषाओं में अपने अपने राज्यों में, क्यों नहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वहाँ के स्थानीय शहीदों की को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता, ताकि आने वाली जनरेशन जाने। इसको नहीं किया गया। नंबर 3 कि हम चाहते हैं कि आपने पूरे देश में कई आयोगों का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग, पता नहीं कितने आयोग, महिला आयोग, छात्र आयोग, पता नहीं कितने आयोग। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आई कि आप लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले लोग, शहीद और स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या है, उसके लिए आपने क्यों नहीं एक आयोग का गठन किया? कि कम से कम जानकारी तो संसद को होती, जानकारी तो देश को होती। किसी को ये कहने का तो मौका नहीं मिलता कि जिसने देश को आज़ाद कराया, अपना सब कुछ किया, उनके बच्चे आज मजदूरी कर रहे हैं या उनके परिवार के लोग इस हालात में हैं, ये एक हंसी का पात्र आपने क्यों बनने दिया? तो हम चाहेंगे कि भारत सरकार एक आयोग का गठन करे। आज भी आज़ादी के 73-75 साल होने को हैं, कि कम से कम पता चले इस देश को कि हमारे साथ जो इस देश के लिए अपना जिन्होंने सब कुछ निछावर किया, उनका कोई मकसद नहीं था, उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं था। लेकिन हमारा यह फ़र्ज बनता है आज़ाद भारत में कि हम उन परिवारों के भी आंसू पोंछें जिन लोगों ने कभी हम सोए हुओं को जगाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे दी। अभी भी अगर शहीदों का ही आंकड़ा बनाने के लिए, जोड़ने के लिए कि इस देश में शहीद कितने हैं, उनके लिए भी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। आप किस चीज़ का अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं? ठीक उसी तरह जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को
वंदे मातरम जय हिंद करके और 5 घंटे के लिए देशभक्ति का जोश आ जाता है, और फिर जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं होता कि सुभाष जी कौन है, भगत सिंह कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद कौन है, अशफाकुल्ला खां कौन है, कोई मतलब नहीं रहता। तो इस तरह का महोत्सव न मनाया जाए। यह गरीब देश है, विकासशील देश है। इस देश की पूंजी का, चूँकि यह पैसा किसी सरकार का नहीं होता, वो देश की जनता का होता है, तो जनता का पैसा सही जगह पर और सही चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, इसके लिए हम लोगों ने एक अनुरोध किया है सरकार से कि आप अमृत महोत्सव में शहीद और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए काम कर रही संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करें, ताकि आपको अच्छी सलाह दी जा सके, आप अच्छा काम करें। यही मकसद था एक धरना करके, और हम लोगों ने एक अनुरोध किया है सरकार से, और धन्यवाद भी दिया प्रधानमंत्री जी को। इसलिए दिया कि 2 चीज़ें इन्होंने की अपने कार्यकाल में जो प्रशंसनीय है, इसमें कहीं शक नहीं। एक, आज़ादी के बाद जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनके लिए सैनिकों का एक मेमोरियल बनाया, जिसमें उनके नाम पते लिखे हुए हैं। ये एक अच्छा काम था, बहुत ही अच्छा काम था, जो आज तक नहीं हुआ था। ठीक उसी तरह एक दूसरा काम इन्होंने पुलिस मेमोरियल बनाया कि आज़ादी के बाद जो आंतरिक देश की सुरक्षा में जो हमारे जवान शहीद होते हैं, उनको भी देश सैल्यूट करे, इसके लिए उन्होंने बनाया। तो इनसे एक उम्मीद जरा बंधी है हम लोगों की कि भाई आपने आज़ादी के बाद वाले लोगों का तो मेमोरियल बना दिया, लेकिन जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाई हैं उनका मेमोरियल आप क्यों नहीं बनवा रहे? उनका भी बना दें, ताकि उस इतिहास को जीवंत रखा जा सके। नहीं तो इतिहास समाप्त हो जाएगा, आने वाली जनरेशन को मालूम ही नहीं होगा कि कितने लोग थे, क्या क्या किया, कैसे देश आज़ाद हुआ। तो ये भ्रम की जो स्थिति है ये समाप्त होगी। हम यही चाहते हैं कि यह सरकार एक मेमोरियल बनाए, और अच्छे देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी के संगठनों के जो भी कहीं भी काम कर रहे हैं लोग हों, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और देश स्तर पर, वैसी संस्थाओं के 1-1, 2-2 प्रतिनिधियों को इस अमृत महोत्सव में शामिल करे सरकार, ताकि उसको अच्छे सुझाव मिल सके जिस पे सरकार काम कर सके। सर, आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है जो आप क्रांतिकारियों को हक दिलवाना चाहते हैं? देखिए, तो कहीं का एक्सपीरियंस? देखिए, क्रांतिकारियों को हक दिलाने वाले हम लोग कौन होते हैं? हम लोग की यह औकात नहीं कि हम क्रांतिकारियों को हक दिला सकें, समझ गई? क्रांति जो है, ये आज़ादी की लड़ाई और क्रांति कभी समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। इसका स्वरूप बदलता है इसका स्वरूप बदलता है। अब हमारे जो शहीद थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, कोई निजी दुश्मनी तो उनको अंग्रेज़ों से थी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई खेत का झगड़ा था, राज का, हुकूमत का झगड़ा था, या कोई जॉब का झगड़ा था तो हमने मार दिया उनको, उनका बहिष्कार किया, नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो क्रूर नीतियां थीं, उन नीतियों की मुखालफत थी। ये गोरे और काले की लड़ाई नहीं थी, ये वसूलों की लड़ाई थी। आज़ादी की लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि लाल किले से यूनियन जैक उतार के और तिरंगा लगा दिया तो देश आज़ाद हो गया ना। वो एक क्या नाम है, प्रतीकात्मक है कि अब लाल किले से तिरंगा लगा है तो तिरंगे का भी अर्थ है। आप पूछोगे, देश में बहुत से लोगों को नहीं पता। वो तिरंगे का मतलब जानते हैं, जो पढ़ाया जाता है वही जानेंगे कि केसरिया सेक्रीफाइस का है, त्याग का है, हरा हरियाली और समृद्धि का है, सफ़ेद जो है सच्चरित्रता और वह सादगी का है। यह एक अर्थ है, लेकिन इसमें भी एक बहुत गूढ़ अर्थ छुपा है जो देश की जनता नहीं जानती। आप जान लें कि स्वतंत्रता सेनानियों की सोच कितनी ऊंची और उदार थी, और उस समय थी कि उन्होंने, देखिए, पूरे दुनिया मूलतः 3 धर्मों में विभक्त है, और ये दुनिया की जो लड़ाई है, ये धर्म जो है, ये पहले के राजनीतिक दल हुआ करते थे, आप समझ लीजिए। बाद में राजनीतिक दल आ गए, तो राजनीतिक दल और धर्मों की लड़ाई पूरे दुनिया में चल रही है, चाहे वो कोई भी देश हो, कहीं भी हो दुनिया में। अब हमारा जो तिरंगा है वो सिर्फ 3 रंग नहीं है, वो सिर्फ हरियाली, त्याग और सादगी का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि केसरिया जो है सनातन धर्म का प्रतीक है,
सनातन धर्म के जितने भी विंग हैं, बौद्ध, जैन, सिख, जितने भी निकले हैं धर्मावलंबी, आप जान लीजिए कि कहीं न कहीं उनका जो धार्मिक ध्वज होता है, पहचान होती है, वहाँ पे आपको केसरिया नज़र आएगा। समझ गए? केसरिया नज़र आएगा। तो केसरिया रंग जो है वो सनातन धर्म का प्रतीक है, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। सफ़ेद जो है वो ईसाई धर्म का प्रतीक है। आपने देखा होगा दुनिया के जितने भी चर्च में नन वगैरह होती हैं तो वो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, पादरी और नन। वो एक प्रतीक चिन्ह है ईसाइयत का। हरा जो है वो इस्लाम का प्रतीक चिन्ह है। दुनिया के किसी भी इस्लामिक देशों में आप जाएंगी तो आप देखेंगे कि उनका कहीं ना कहीं वो हरा जो है फ्लैग लगा रहता है। तो हमारे सेनानियों का यह भी मकसद था कि हम तीनों धर्मों को जोड़ के चलेंगे। और हमारा जो तिरंगा है उसमें एक आधा इंच भी केसरिया को बड़ा नहीं किया, किसी को छोटा हमने नहीं किया। सबका मान सम्मान एकदम इक्वल और बराबर रखा और सबको जोड़ा। और फिर उसमें हमने वो चक्र दिया जिसमें 24 तीलियां हैं, यानी कि 24 घंटे का समय। और ये सबका मकसद एक कि सबको जोड़ के हम दुनिया को दिशा देंगे। ये मकसद था हिंदुस्तान के तिरंगे का, ये मकसद था स्वतंत्रता सेनानियों का। ये अलग बात है कि हमारा एक भूभाग है, हमारी चौहद्दी है, हमारी मिलिट्री है, लेकिन हमारी सोच पूरे दुनिया को आगे ले जाने की है। ये पता नहीं कब तक चलेगा, इसका अंत नहीं। कई क्रांतिकारी आएंगे, कई शहीद होंगे, अभी ये शहादतें चलेंगी और तब तक चलेंगी जब तक कि शहीदों का मकसद पूरा नहीं हो जाता। तो उसकी एक छोटी सी कड़ी हम लोग हैं। हम लोगों को लगता है कि जितना हो सके एक प्रयास किया जाए कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे नौजवान, ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट का बुक भी नहीं है कि पढ़ लिया अब चलो अगले क्लास में चलते हैं ना। आज़ादी की लड़ाई न कभी ख़त्म हुई थी, न होगी। यह अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हर किस्म के जुल्म और संघर्ष के खिलाफ लड़ने वाला नौजवान ही स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी होता है। जय हिंद। और कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी इंस्पिरेशन देना चाहेंगे या फिर कुछ कहना चाहेंगे तो? बस हम देश की जनता से एक ही अपील करेंगे और खासकर नौजवानों से कि राष्ट्र और अपने भविष्य के लिए युवक संगठित हों। संगठित रहेंगे तो कोई भी दूसरी ताकतें आपको गुमराह नहीं कर पाएंगी और आपके देश को कमजोर नहीं कर पाएंगी। और यह देश मजबूत रहेगा तो हम सभी मजबूत रहेंगे और हम सभी की कभी न कभी समस्याओं का समाधान होगा। जय हिंद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम और शख्सियत से मिलेंगे और बने रहिए हमारे द प्राइम न्यूज़ पे।